हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉमर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो कि आपको पहले से आते होंगे और कुछ बेसिक हैं, और एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंडियन इकोनॉमी इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अब आपको बताना है इंडियन इकोनॉमी का जो नेचर है वो किस तरह का है। ऑप्शंस हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, क्लोज्ड इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी, या फिर नन ऑफ दिस। तो फ्रेंड्स, बहुत ही सिंपल है, इंडियन इकोनॉमी हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पब्लिक और प्राइवेट दोनों की बात की जाती है। यहाँ पे गवर्नमेंट के पास भी कुछ रूल्स होते हैं, राइट्स होते हैं, कुछ पब्लिक के पास भी राइट्स होते हैं, ठीक है। ये मिक्स्ड इकोनॉमी की बात करती है हमारी कंट्री, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, डैश इकोनॉमी इज नॉट प्लान कंट्रोल एंड रेगुलेटेड बाय गवर्नमेंट। अब हम इसमें ये बताना है कि ऐसी कौन सी इकोनॉमी, यानी कि नाम बताना है उस इकोनॉमी का जिसके अंदर ना ही हम प्लानिंग की बात करते हैं, कंट्रोलिंग की बात करते हैं, और ना ही किसी भी तरह का रेगुलेशन होता है गवर्नमेंट के द्वारा। यानी कि एक तरह से वो गवर्नमेंट के द्वारा उस पर हम ये बोल सकते हैं कि वो गवर्नमेंट के द्वारा चलाई नहीं जाती है, गवर्नमेंट का किसी भी तरह का रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है, यानी कि उसमें गवर्नमेंट किसी भी तरह का हस्तक्षेप नहीं करती है। ऑप्शंस हैं क्लोज्ड, मिक्स्ड, फ्री मार्केट इकोनॉमी, नन ऑफ दिस। तो फ्रेंड्स देखिए, क्लोज्ड का मतलब तो यहाँ पर ये हो गया कि क्लोज्ड के अंदर जो गवर्नमेंट है उसका फुल्ली कंट्रोल है, प्लान्ड है गवर्नमेंट के द्वारा, और रेगुलेशन है, तो ये ऑप्शन फर्स्ट कट जाता है। और मिक्स में गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है, तो ये भी कट जाता है। बचा हमारा फ्री मार्केट इकोनॉमी, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, फ्री मार्केट इकोनॉमी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डैश इज द एपेक्स बॉडी ऑफ द इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया। अब हमें बताना है इंडिया में इकोनॉमिक प्लानिंग की जो एपेक्स यानी कि जो मेन बॉडी है वो क्या कहलाती है। प्लानिंग कमीशन, पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट, या फिर नन ऑफ दिस। तो यहाँ पर आप ये चीज याद रखिए, इकोनॉमिक प्लानिंग की बात कर रही है, तो फ्रेंड्स जब इकोनॉमिक प्लानिंग की बात आती है तो वहाँ पे प्लानिंग कमीशन आता है, जो कि ये देखता है कि किस तरह का काम होना चाहिए, क्या क्या प्लानिंग होनी चाहिए अपनी कंट्री को रन करने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए। तो यहाँ पे ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, प्लानिंग कमीशन। नेक्स्ट है, ग्लोबलाइजेशन रेफर्स टू। अब ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है ये बताना है। ऑप्शन है अ मोर इंटीग्रेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट वर्ल्ड, यानी कि ये ज्यादा इंटीग्रेटेड की बात करते हैं, यानी कि मिलजुल कर हर चीज को काम करना, इंटरडिपेंडेंट वर्ल्ड। लोअर इनकम वर्ल्ड वाइड। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे लोअर इनकम वर्ल्ड वाइड की बात आ जा रही है, तो यहाँ पर ये क्या हो गया, एक तरह से नेगेटिव वे में चला गया कि लोअर इनकम की बात करें, जबकि हम तो हायर इनकम की बात करेंगे, ठीक है। लेस फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, लेस फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट होगा तो इसमें हमारी कंट्री को किसी भी तरह का कोई फायदा नहीं होगा, और ना ही हमारी कंट्री आगे के लिए प्रोग्रेस उसे मिल पाएगी, तो ये भी ऑप्शन गलत है। फिर है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग तो हमारे लिए हार्मफुल है, तो हम इसकी बात तो कर नहीं सकते, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ग्लोबलाइजेशन के अंदर इंटीग्रेशन की बात करते हैं, सारी कंट्री आपस में मिलजुल के ट्रेड करें, आपस में एक दूसरे की हेल्प से खुद को इम्प्रूव करने की कोशिश करें, तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब ये होता है, यानी कि हर कंट्री ओपन है किसी भी साथ ट्रेड करने के लिए और खुद की कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए, इसलिए ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ग्लोबलाइजेशन इज बेनिफिशियल फॉर फॉर्म्स बिकॉज। अब ग्लोबलाइजेशन फॉर्म के लिए बेनिफिशियल है क्योंकि ऑप्शन है इट प्रोटेक्ट्स देम अगेंस्ट फॉरेन कंपटीशन। अब ग्लोबलाइजेशन जो है वो हमारे यहाँ पे बात करें फॉरेन कंपटीशन से प्रोटेक्ट करता है, तो फ्रेंड्स ये अगर हम यहाँ पर बात करें तो फॉरेन कंपटीशन से प्रोटेक्ट ग्लोबलाइजेशन नहीं करता है हमें। उसके अलावा देख लेते हैं, इट क्यूशंस दैम फ्रॉम द इफेक्ट्स ऑफ इवेंट्स इन अदर कंट्रीज। तो ये भी सही नहीं है, यहाँ पे जो अदर कंट्री के साथ जो भी इवेंट्स होते हैं उसमें हमें ये भी हेल्प नहीं करता है। नेक्स्ट है इट ओपन अप्स न्यू मार्केट अपॉर्चुनिटी। यस, ये बिल्कुल सही है कि ग्लोबलाइजेशन से क्या होता है, एक नया मार्केट ओपन हो जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी भी प्रोडक्ट की हमारे पास क्वांटिटी ज़्यादा है और उसकी सप्लाई यहाँ इतनी नहीं है,
तो हम ग्लोबलाइजेशन के थ्रू हमारे लिए अदर कंट्री का मार्केट ओपन है, हम अपने प्रोडक्ट को जो एक्सेस प्रोडक्ट है उसको वहाँ पे सेल करके प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो इससे क्या होता है, एक नया मार्केट हमें एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि आप अदर कंट्री में जाके भी ट्रेड कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट को सेल आउट कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, हमें नेक्स्ट फोर्थ ऑप्शन पे जाने की जरूरत नहीं है। फिर भी एक बार देख लेते हैं। इट इंक्रीजेस द रिस्क एंड अनसर्टेनिटी ऑफ ऑपरेटिंग इन ग्लोबलाइजेशन वर्ल्ड इकोनॉमी। तो फ्रेंड्स ये तो यहाँ पे एक तरह से डिमेरिट की बात कर रही है, क्योंकि हाँ ये बात सही है, ग्लोबलाइजेशन के अंदर रिस्क बढ़ जाता है, अनसर्टेनिटी हो जाती है। क्योंकि देखिए हम यहाँ रहते हैं, हमें अपनी कंट्री की हर चीज़ पता है, हमें ये नहीं पता कि अदर कंट्री में किस तरह का रिस्क है, वहाँ के लोगों का बहुत सारी रिसर्च करनी पड़ती है, तो हमें पता चलता है कि वहाँ के लोगों का टेस्ट क्या है, वहाँ के लोग क्या सोचते हैं प्रोडक्ट को लेकर, वहाँ की गवर्नमेंट की पॉलिसीज किस तरह से हैं। तो ये सारी चीज़ें देख के चलनी पड़ती हैं। तो ये एक तरह से हमारे लिए रिस्क फैक्टर यहाँ पे बहुत बढ़ जाता है, इसलिए ये हमारे लिए बेनिफिशियल ना होकर डिमेरिट का काम करेगा, जबकि यहाँ पे ऑप्शन में हमसे बेनिफिशियल पूछा गया है, इसलिए ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, ग्लोबलाइजेशन कैन क्रिएट प्रॉब्लम फॉर बिजनेस बिकॉज। अब जो ग्लोबलाइजेशन है वो हमें यहाँ पे बिजनेस के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है, क्योंकि ये हमने ऊपर ऑप्शंस पढ़े थे तो आप उसे समझ गए होंगे किस किस तरह की प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ऑप्शंस देख लेते हैं। इट कैन रिजल्ट इन मोर कंपटीशन। यस, ये बिल्कुल सही है, हमारे लिए कंपटीशन ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि फॉर एग्जांपल आप अपनी ही कंट्री में देखिए, आप फॉर एग्जांपल हमारी कंट्री में 10 इंडस्ट्री थी, ठीक है, तो आपको सिर्फ 10 इंडस्ट्री के साथ कंपटीशन था कि हाँ मैं इन इंडस्ट्रीज से अच्छा प्रोडक्ट प्रोवाइड करना है कस्टमर को, जिससे कि हम ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकें। लेकिन अब क्या हो गया, ग्लोबलाइजेशन में बाहर की कंट्री जो कंपनियां हैं उनको वो भी हमारे यहाँ वेलकम है, ठीक है। अब वो यहाँ पर अपने प्रोडक्ट को आके सेल करती हैं, तो हमारे साथ 10 जो हमारे यहाँ की कंपनियां हैं उनके साथ ही साथ हमें उनके साथ भी कंपटीशन हो गया है। तो ये क्या होता है कि ग्लोबलाइजेशन के अंदर हर कोई किसी भी कंट्री में जाके अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकता है, तो इससे कंपटीशन बढ़ जाता है, क्योंकि कस्टमर के पास यहाँ पे बहुत सारी वेराइटीज आ जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारे लिए कंपटीशन इंक्रीज होता है। नेक्स्ट है, इट इंक्रीज वल्नरेबिलिटी ऑफ टू पॉलिटिकल रिस्क एंड अनसर्टेनिटी व्हेन ऑपरेटिंग अब्रॉड। अब यहाँ पे क्या होता है, पॉलिटिकल रिस्क क्रिएट हो जाता है जब हम अपने कोई भी चीज़ या कोई भी प्रोडक्ट है उसको ऑपरेट करते हैं अब्रॉड से। ये भी बिल्कुल सही बात है, क्योंकि पॉलिटिकल रिस्क जरूरी हो सकता है कि जब आपने स्टार्ट किया था तब पॉलिटिकल नॉर्म्स कुछ और थे, अब पार्टी चेंज हो गई है, तो हर पार्टी अपनी तरफ से एक अलग रूल निकालती है, ठीक है, तो उससे भी हमें यहाँ पे इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट है, इट मीन्स दैट दे कैन इंक्रीज प्राइस। हाँ, ये भी हो सकता है कि यहाँ पे जो प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो भी इंक्रीज हो जाए, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स में हमें फेस करनी होती है, क्योंकि हर कंपनी के अलग प्राइस होते हैं, तो यहाँ पे प्राइस इंक्रीज होने के चांसेस भी होते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो ऑप्शन डी है, ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट, ये राइट आंसर होगा, क्योंकि ये सारी ही प्रॉब्लम्स ग्लोबलाइजेशन के अंदर क्रिएट हो जाती है। नेक्स्ट आते हैं, विच बैंक इज कॉल्ड द बैंक ऑफ इशू। बैंक ऑफ इशू का मतलब यहाँ पर ये है कि ऐसी कौन सी बैंक है जो कि नोट इशू करती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, आरबीआई है, एसबीआई है, इडबी है, आईसीआईसीआई है। तो आप सबको पता होगा, बहुत कॉमन है आरबीआई, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नोट इशू या फिर बैंक ऑफ इशू के नाम से भी जाना जाता है आरबीआई को, ठीक है। आपको इसका स्टेबलाइजेशन टाइम पीरियड और ये कब नेशनलाइज्ड हुई थी और इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, ये आपको पता होना चाहिए, बहुत कॉमन है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट है, थ्योरेटिकली व्हाट इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट ऑर्गन ऑफ डब्ल्यूटीओ। अब हमें यहाँ पे बताना है थ्योरेटिकली डब्ल्यूटीओ का सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट ऑर्गन क्या है, यानी कि उसका मेन पार्ट क्या है। द काउंसिल फॉर ट्रेड इन गुड्स, द मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, द जनरल काउंसिल, या फिर द कमेटी ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। तो यहाँ पे मेन कंपोनेंट या मेन पार्ट की बात की जा रही है, तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस। ये मेन ऑर्गन होता है डब्ल्यूटीओ का, ऑप्शन बी राइट आंसर है।
नेक्स्ट है इन दिस टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम द गवर्नमेंट इंटरवेंशन विल बी एब्सेंट। अब ये बता रहे हैं कि किस इकोनॉमिक सिस्टम में ऐसे जो इकोनॉमिक सिस्टम है उसमें गवर्नमेंट का इंटरवेंशन जो होता है वो एब्सेंट होता है, यानी कि गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं होता है। तो ये हमने जो स्टार्टिंग में क्वेश्चन करा था उससे आप समझ गए होंगे। सोशलिस्ट में फुल्ली गवर्नमेंट कंट्रोल होता है, मिक्स्ड में भी गवर्नमेंट कंट्रोल होता है, लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट इंटरवेंशन एब्सेंट की बात की जा रही है, यानी कि उनका कंट्रोल नहीं है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। फ्री एंटरप्राइज इकोनॉमी या फिर फ्री मार्केट इकोनॉमी भी इसको कहा जाता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है डैश इज एन इकोनॉमिक सिस्टम वेयर द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय द स्टेट। अब इसमें ये बताया जा रहा है कि ऐसा कौन सा इकोनॉमिक सिस्टम है जहाँ पर हमारा जो प्रोडक्शन मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है वो ओन एंड मैनेज बाय स्टेट है। देखिए सेम आगे ही वही वाली बात, यहाँ पर कैपिटलिज्म है, सोशलिज्म, मिक्स्ड या फिर कॉमन इकोनॉमी। तो यहाँ पे स्टेट की बात की जा रही है, स्टेट का यहाँ पे वो होता है इंटरवेंशन। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा सोशलिज्म। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे सोशलिज्म और मिक्स्ड की बात की जा रही है, यानी वहाँ पे सोसाइटी से रिलेटेड बात है, तो वहाँ पे गवर्नमेंट का इंटरवेंशन जरूर होगा, क्योंकि गवर्नमेंट इस तरह की चीज़ों में अपना इंटरवेंशन रखती है जिससे कि पब्लिक को किसी भी तरह का हार्म ना हो। ठीक है, तो सोशलिज्म में अगर यहाँ स्टेट के द्वारा, स्टेट मतलब स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, तो यहाँ पे मैनेज की जा रही है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, यानी कि ये सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम का पार्ट है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर है। इंडिया में कौन सी इकोनॉमिक सिस्टम फॉलो की जाती है? फ्रेंड्स इससे पहले के जो क्वेश्चंस थे हमने उसमें भी ये डिस्कस किया था। तो इंडिया के अंदर मिक्स्ड इकोनॉमी फॉलो की जाती है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इन डैश इकोनॉमिक सिस्टम देयर एग्जिस्ट बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। तो फ्रेंड्स जहाँ पर प्राइवेट और पब्लिक दोनों सेक्टर की बात की जाती है वो हम उस इकोनॉमी को हम बोलते हैं मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम, जो कि इंडिया में फॉलो की जाती है। यहाँ पे प्राइवेट और पब्लिक दोनों के ही कॉम्बिनेशन से इकोनॉमिक सिस्टम को डेवलप किया गया है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हु वॉज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया। तो फ्रेंड्स मैंने ये आपको जो स्टार्टिंग के क्वेश्चन थे उसमें बताया था कि प्लानिंग कमीशन का जो चेयरमैन होता है वो जो भी टाइम पीरियड होगा उस टाइम पीरियड का प्राइम मिनिस्टर होता है। तो हमारा फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू जी। तो प्लानिंग कमीशन का जो फर्स्ट चेयरमैन था वो थे जवाहरलाल नेहरू जी। ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट है व्हेन वाज द फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ इंडिया अनाउंस्ड। तो फ्रेंड्स देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, अप्रैल 6 1948 में हमारा फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो है वो सेटअप की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देयर आर पॉलिसीज विच आर मेड टू गवर्न द इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट। हमें बताना है कौन सी पॉलिसी है जो कि इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ट्रेड को गवर्न करने के लिए या उसको चलाने के लिए बनाई गई थी। ऑप्शन है एक्सपोर्ट पॉलिसी, इम्पोर्ट पॉलिसी, एग्जिम पॉलिसी या नन ऑफ दिस। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे बात की जा रही है एक्सपोर्ट पॉलिसी, तो ये तो एक्सपोर्ट से रिलेटेड है पर्टिकुलर। इम्पोर्ट पॉलिसी इम्पोर्ट से रिलेटेड है, लेकिन यहाँ पे एग्जिम पॉलिसी की बात की जा रही है जो कि हमारा राइट आंसर है। एग्जिम पॉलिसी का मतलब होता है एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट पॉलिसीज। ठीक है, और यहाँ पे एक्सपोर्ट इम्पोर्ट दोनों की बात करें इसलिए एग्जिम पॉलिसी यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है व्हेन वाज द एग्जिम पॉलिसी अनाउंस फॉर द फर्स्ट टाइम, यानी कि एग्जिम पॉलिसी जो है फर्स्ट टाइम कब अनाउंस की गई थी। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो कि है 1985। ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ईपीजेड स्टैंड्स फॉर। अब ईपीजेड ये भी हमने कल डिस्कस किया था फ्रेंड्स। ईपीजेड की अगर हम राइट आंसर की बात करें तो इसका जो फुल फॉर्म होती है वो होती है एक्सपोर्ट प्रमोशन जोन। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर राइट आंसर है सॉरी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन ए राइट आंसर होगा एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन। ठीक है, नेक्स्ट है डैश कंसर्न विद द ऑब्लिगेशंस एंड ड्यूटीज ऑफ बिजनेस टू द सोसाइटी। अब यहाँ पे बताना है कि जो सोसाइटी की के लिए बिजनेस की ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशंस होती हैं वो किससे कंसर्न होती हैं, यानी कि एक
बिजनेस को सोसाइटी के लिए क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या उसकी ड्यूटीज़ है सोसाइटी को लेकर, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्टेटस, अथॉरिटी या नॉन ऑफ दिस। तो देखिए ये नाम से ही पता चल रहा है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कही जाती है कि एक बिजनेस के लिए उसकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उसको अपने जो आसपास की जो सोसाइटी है उसके लिए उसे क्या करना है। तो आप जानते हैं कि बहुत सारी गवर्नमेंट की तरफ से कुछ कंपलसरी पॉलिसीज इस तरह की बनाई गई हैं और कुछ कंपनियां जो भी हैं जो अपनी तरफ से अडॉप्ट करती हैं वॉलेंटरली, जैसे कि गवर्नमेंट की तरफ से वो है इको फ्रेंडली, यानी कि वो जो भी प्रोडक्ट यूज़ करेंगे वो रियूजेबल वाला होना चाहिए, प्लास्टिक यूज़ नहीं होनी चाहिए, या फिर अगर यूज़ हो रही है तो कम से कम हो रही हो, और वो उसको रिसाइकिल करने का भी काम करते हों, और वो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के बहुत सारे मेजरमेंट अपनाते हों। इस तरह की चीज़ें कंपनी के लिए कंपलसरी कर दी गई हैं गवर्नमेंट की तरफ से, इसलिए हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहलाती है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हु कंडक्ट द सोशल ऑडिट इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम, यानी कि फर्स्ट टाइम किसने सोशल ऑडिट को कंडक्ट किया था। सोशल ऑडिट यानी कि वही जो सोसाइटी से रिलेटेड जो भी काम हो रहे हैं उसकी ऑडिटिंग करने की किस तरह से किया जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शंस दे रखे हैं जेआरडी टाटा, बिरला, रिलायंस ग्रुप और स्टेट बैंक। तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम की बात करें फ्रेंड्स, तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि है जेआरडी टाटा, यानी कि टाटा कंपनी ने। नेक्स्ट है, हु इज कंसर्न विद द प्रेजेंटेशन ऑफ यूनियन बजट। ये यूनियन बजट की जो प्रेजेंटेशन होती है वो किससे कंसर्न होती है, ये भी मैं आपको डिस्कस कर चुकी हूँ। राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, फाइनेंस मिनिस्टर। फाइनेंस मिनिस्टर की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसकी प्रेजेंटेशन की, तो ऑप्शन यहाँ पे बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच बिल इज कंसर्न विद द टैक्स प्रपोजल्स ऑफ द बजट। अब यहाँ पे बताया गया है ऐसा कौन सा बिल है जो कि बजट के टैक्स प्रपोजल से रिलेटेड होता है। कैश बिल, फाइनेंस बिल, स्टेट बिल, या फिर नन ऑफ दिस। तो फ्रेंड्स, जब भी कोई भी बजट प्रिपेयर किया जाता है उसके प्रपोजल के लिए जो बिल कंसर्न होता है या उससे कनेक्टेड होता है उसको बोलते हैं फाइनेंस बिल, जो कि फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो प्रेजेंट करता है। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, फाइनेंस बिल। और जब ये बिल पास हो जाता है तो ये एक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट है, अ गुड एनवायरनमेंट इज गुड बिजनेस, हु सेड दिस। यानी कि एक अच्छा एनवायरनमेंट या फिर हम ये बोल सकते हैं वातावरण ही हमारा अच्छा बिजनेस है, ये किसने कहा है। डॉक्टर MS स्वामीनाथन, डॉक्टर SS राव, डॉक्टर M सिंह या फिर डॉक्टर R राजन ने। तो देखिए यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, जो कि है डॉक्टर MS स्वामीनाथन। ऑप्शन ए राइट आंसर है। फ्रेंड्स, डॉक्टर MS स्वामीनाथन, मैं आपको नाम नहीं बताऊंगी लेकिन ये फादर के नाम से भी जाने जाते हैं उस चीज के लिए। तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है डॉक्टर MS स्वामीनाथन को किस चीज के फादर के लिए जाना जाता है, इन्होंने किसका इन्वेंशन किया था जिसके बाद इनको उस चीज का फादर कहा जाने लगा। तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है ये, ठीक है। नेक्स्ट है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ऑफ बिजनेस इज। अब हमें बताना है जो भी हमारा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है बिजनेस का वो क्या 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 चीज को इंक्लूड करता है। फिजिकल, डेमोग्राफिकल, इकोनॉमिकल या फिर ऑल ऑफ दिस। तो देखिए फ्रेंड्स, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की बात की जा रही है। एक्सटर्नल मतलब कंपनी से बाहर की सारी चीजों को कलेक्ट करना। तो देखिए इसके अंदर फिजिकल भी इंक्लूड होगा, इसके अंदर डेमोग्राफिक भी यूज होगा और इकोनॉमिक भी यूज होगा। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट आते हैं, फिजिकल एनवायरनमेंट इंक्लूड्स। अब हमें बताना है फिजिकल एनवायरनमेंट के अंदर क्या क्या चीज़ों को इंक्लूड किया जाता है। तो फ्रेंड्स देखिए, नेचुरल रिसोर्सेज, क्लाइमेट एंड वाटर, ये सारी चीज़ें फिजिकल एनवायरनमेंट का पार्ट है, इसलिए ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूड्स। अब जो नेचुरल एनवायरनमेंट है वो क्या क्या इंक्लूड करता है, वाटर, अर्थ, एयर, ऑल ऑफ दीज। बहुत ही सिंपल है, ऑल ऑफ दीज इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, द इकोनॉमिक एनवायरनमेंट ऑफ अ बिजनेस इंक्लूड। अब बिजनेस के इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की बात की जा रही है, तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें इकोनॉमिक सिस्टम भी इंक्लूड किया जाएगा, इकोनॉमिक पॉलिसी, इकोनॉमिक कंडीशन, यानी कि इकोनॉमिक से रिलेटेड जो भी हमारे एस्पेक्ट होंगे, फिर चाहे हम सिस्टम की बात करें, पॉलिसी की बात करें, किसी भी स्ट्रैटेजी की बात करें, ये सारी हमारी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का पार्ट होगी। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ इंडिया इज प्रीशियस गिफ्ट ऑफ। अब जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी थी इंडिया की वो किसका गिफ्ट थी, यानी किसने दी थी वो पॉलिसी। डॉक्टर VS राव, डॉक्टर मनमोहन सिंह, डॉक्टर जसवंत सिंह या फिर
वेंकटा रॉय। तो देखिए फ्रेंड, जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी वो दी थी डॉक्टर मनमोहन सिंह ने। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कैपिटलिस्टिक, कंज्यूमनिस्टिक एंड मिक्स्ड आर टाइप्स ऑफ। तो फ्रेंड देखिए, कैपिटलिस्टिक की बात हम कर चुके हैं, कम्युनिस्ट की बात कर चुके हैं हम, और यहाँ पर हम बात कर चुके हैं मिक्स्ड की। तो ये सारे हमारे किसके टाइप्स हैं? ये सारे हमारे इकोनॉमिक सिस्टम के पार्ट है, जो कि हमें बताते हैं कि हमारी किस किस तरह की इकोनॉमी है हमारी कंट्री में। इसलिए ऑप्शन ए राइट आंसर है। ये हमारा सोशल सिस्टम नहीं है, कल्चरल एटीट्यूड नहीं है, ना कि पॉलिटिकल सिस्टम है। ठीक है, यहाँ पे पॉलिटिकल, कल्चर एंड सोसाइटी की बात नहीं की जा रही, यहाँ पे इकोनॉमिक सिस्टम की बात की जा रही है, जो कि ये टाइप्स होते हैं कि ये कंट्री कैपिटलिस्ट है, कम्युनिस्ट है या फिर मिक्स्ड है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं, ग्लोबलाइजेशन रिफर्स टू। अब ग्लोबलाइजेशन क्या होता है? फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आप कर चुके हैं, लेकिन वहाँ पे जो ऑप्शंस थे वो अलग थे, यहाँ पे ऑप्शंस कुछ अलग हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको अलग अलग डिफरेंट वे में एक एक क्वेश्चन को पढ़ना है, जिससे कि आपका वो क्वेश्चन क्लियर हो जाए। जैसे कि यहाँ पे दे रखा है लोअर इनकम वर्ल्ड वाइड, ये आपने ऑप्शन वहाँ भी था, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे लोअर इनकम वर्ल्ड वाइड की बात नहीं करती है ग्लोबलाइजेशन। लेस फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। फ्रेंड्स लेस फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट होगा तो ग्लोबलाइजेशन करने से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है जहाँ पे इन्वेस्टमेंट कम होता है वहाँ पे प्रॉफिट भी कम होता है। ठीक है, मोर रिस्क मोर प्रॉफिट, इसकी बात करते हैं बिजनेस के अंदर। ग्लोबल वार्मिंग एंड देयर, जब ग्लोबल वार्मिंग होगी तो कोई ग्लोबलाइजेशन के लिए इनिशिएट करेगा ही नहीं, क्योंकि हर कोई इस चीज से बचना चाहता है, क्योंकि ये एक बहुत ही बैड कंडीशन होती है ग्लोबल वार्मिंग की। ठीक है, नेक्स्ट है अ मोर इंटीग्रेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट वर्ल्ड। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, सारी कंट्री एक दूसरे से इंटीग्रेटेड हो जाती हैं, सारी कंट्री फ्री हो जाती हैं एक दूसरे के साथ ट्रेड करने के लिए, फ्री मार्केट इकोनॉमी होती है इसके अंदर, और इंडिपेंडेंट वर्ल्ड हो जाता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आईपीआर स्टैंड्स फॉर। ये आपने पढ़ा होगा फ्रेंड्स आईपीआर, तो मैं आपको बता दूं आईपीआर की जो फुल फॉर्म है वो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। यानी कि जो आपके पास जो भी प्रॉपर्टीज होते हैं उसके आपको एक पर्टिकुलर राइट मिलते हैं। ये इसका एक लंबा प्रोसीजर है, जो कि अगर आपने अपना एक्सपोर्ट पेपर पढ़ा होगा तो वहाँ पे आपको समझाया गया होगा आईपीआर के बारे में। तो इसका राइट आंसर होगा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमएनसी स्टैंड फॉर। अब एमएनसी का फुल फॉर्म बताना है, तो एमएनसी का मतलब यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसका मतलब यहाँ पर होता है मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द मेन प्रमोटर ऑफ ट्रेड लिबरलाइजेशन वॉज। अब जो ट्रेड लिबरलाइजेशन है उसका मेन प्रमोटर कौन था? देखिए फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा गेट। अब गेट कब आया था ये मैं टाइम पीरियड आपको बता चुकी हूँ, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है और गेट के बाद ये किस में कन्वर्ट हो गया, ये सब मैं आपको बता चुकी हूँ। तो आपको बताना है गेट के बाद कौन से राउंड में गेट को कन्वर्ट करके एक अदर ऑर्गेनाइजेशन बना दी गई, और उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम भी आपको बताना है। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पर इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए गेट। मैं इसकी आपको फुल फॉर्म बता देती हूँ, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। ठीक है, ऑप्शन ए राइट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बिजनेस। अब हमें बताना है बिजनेस की इसमें से कौन सी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। फर्स्ट है प्रमोशन ऑफ मार्केट, सेकंड है प्रमोशन ऑफ ग्रीन एनवायरनमेंट, प्रमोशन ऑफ एजुकेशन एंड प्रमोशन ऑफ हेल्थ, पब्लिक हेल्थ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है हम सोसाइटी के लिए क्या कर रहे हैं अपने तरफ से, यानी कि हम अपनी सोसाइटी को प्रोग्रेस करने के लिए उनके किस तरह से हेल्प करेंगे। तो देखिए यहाँ पर ग्रीन एनवायरनमेंट की बात की जा रही है, जिससे क्या होगा हमारा पॉल्यूशन कम होगा, तो ये सोसाइटी के लिए है, तो ये करेक्ट है। फिर है प्रमोशन ऑफ एजुकेशन। अब देखिए हमारी सोसाइटी के जो लोग हैं जो अनएजुकेटेड हैं उनको हम एजुकेशन देंगे तो वो पढ़ लिख कर सोसाइटी के लिए कुछ वर्क करेंगे, जिससे हमारी सोसाइटी का मतलब की प्रोग्रेशन होगी, हमारी जो कंट्री है उसकी प्रोग्रेस होगी। ठीक है, तो ये भी हमारा करेक्ट है। फिर है प्रमोशन ऑफ पब्लिक हेल्थ। पब्लिक हेल्थ अच्छी होगी, वर्क अच्छा होगा, कंट्री अच्छी होगी, जीडीपी अच्छी होगी, और हमारी जो कंट्री का प्रॉफिट है, जो नेशनल इनकम है, वो सब चीज़ हमारी इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि जब तक पब्लिक की हेल्थ ही सही नहीं होगी तब तक वो कोई काम नहीं कर पाएंगे। तो ये भी पॉइंट सही है। तो देखिए यहाँ पर जो गलत है, जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का पार्ट नहीं है, वो है प्रमोशन ऑफ मार्केट्स। मार्केट को प्रमोट करने से सोसाइटी को किसी भी तरह का फायदा नहीं होगा, सिर्फ मार्केट को प्रमोट करने से उस बिजनेस का फायदा होगा। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन ए जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा PLR स्टैंड्स फॉर। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही सिंपल है, आपको पता होगा PLR का मतलब होता है प्राइम लैंडिंग रेट। तो इसका आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट है
द पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट रिलेटेड टू एक्सपोर्ट इम्पोर्ट इज, अगेन ये रिपीट क्वेश्चन है, मैं आपको करा चुकी हूँ ये पहले भी। तो देखिए एक्सपोर्ट इम्पोर्ट दोनों की बात की जा रही है, तो एग्जिम पॉलिसी आएगा जिसका फुल फॉर्म होता है एग्जिम का, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट, ठीक है। तो इसका यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। फ्रेंड, जो क्वेश्चन हम कर चुके हैं उसको हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, या फिर जो हम पहले कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं। नेक्स्ट है द ट्रांसफर ऑफ असेट्स फ्रॉम पब्लिक सेक्टर टू द प्राइवेट सेक्टर इज रेफर टू एज, यानी कि ऐसी असेट्स का ट्रांसफर जो कि पब्लिक सेक्टर से प्राइवेट सेक्टर में होता है वो क्या कहलाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, कोई भी ऐसी चीज़ जो कि मैंने कल आपको बताया था, अगर वो पब्लिक सेक्टर के हैंड में है उसका कंट्रोल एंड रेगुलेशन, और फिर बाद में उसको प्राइवेट सेक्टर को दे दिया जाता है, तो वो प्रोसेस पूरी कहलाती है हमारी प्राइवेटाइजेशन। इससे क्या होता है, अब पूरा कंट्रोल पूरा रेगुलेशन प्राइवेट सेक्टर में है, प्राइवेट सेक्टर अपने अकॉर्डिंग उसको उस चीज को ऑपरेट करेगी। तो यहाँ पे ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पेस्टल इज एन एनालिटिकल टूल विच हेल्प्स टू अंडरटेक, अब जो यहाँ पे पेस्टल एनालिसिस है वो किस तरह की एनालिसिस है। फ्रेंड, सबसे पहले एनालिसिस जानने से पहले कि किस तरह की आपको इसकी फुल फॉर्म जाननी होगी। तो देखिए इसकी फुल फॉर्म होती है, पी से यहाँ पे होता है पॉलिटिकल, ई से है इकोनॉमिकल, एस से है सोशल, टी से है टेक्नोलॉजिकल, एल से है लीगल, और लास्ट जो ई है वो हमारा है एनवायरमेंटल। तो देखिए एक ई इकोनॉमिक की बात करता है, एक एनवायरमेंट की, तो ये सारे एस्पेक्ट आपको क्या बता रहे हैं ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। देखिए यहाँ पे है इंटरनल, एक्सटर्नल, कॉम्पिटिटर या स्ट्रेटेजिक। तो देखिए ये सारे एस्पेक्ट जो थे पॉलिटिकल, एनवायरमेंटल, सारे एक्सटर्नल हमारे फैक्टर हैं जो कि हमारी हेल्प करते हैं उसको एनालाइज करने में। तो यहाँ पे ऑप्शन ए बी राइट आंसर होगा, एक्सटर्नल एनालिसिस। क्योंकि देखिए पॉलिटिकल, एनवायरमेंटल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल और हमारा इकोनॉमिकल, ये सारे क्या है, हमारे एक्सटर्नल फैक्टर हैं जो कि एक बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। तो अगर हम इसकी एनालिसिस करेंगे तो वो हमारी एक्सटर्नल एनालिसिस कही जाएगी। और अगर हम बिजनेस से रिलेटेड सारी चीज़ देखते हैं कि बिजनेस में क्या स्ट्रेटजी है, क्या कंट्रोलिंग प्लानिंग है, तो वो हमारी इंटरनल एनालिसिस है। इसलिए ऑप्शन भी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। आई होप ये आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट आते हैं, एन एनालिसिस ऑफ द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इनेबल्स अ फर्म टू आइडेंटिफाई। अब इसमें ये कहा जा रहा है कि अगर हम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की किसी भी तरह की एनालिसिस करते हैं तो वहाँ पे फर्म क्या आइडेंटिफाई करने की कोशिश करती है, उसकी स्ट्रेंथ एंड अपॉर्चुनिटी को, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस को, वीकनेस एंड थ्रेट्स को, या फिर अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स को। तो फ्रेंड्स देखिए, इसको जानने से पहले आपने एक एनालिसिस पढ़ी होगी जिसको हम बोलते हैं सॉट एनालिसिस, ठीक है। सॉर्ट का मतलब क्या होता है, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे एक्सटर्नल की बात करें, जब भी आपको सॉर्ट एनालिसिस आपने पढ़ी होगी तो उसमें बताया होगा जो सॉर्ट एनालिसिस होती है वो हमारी दो चीज़ों से मिलकर बनती है, इंटरनल एनवायरनमेंट एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो फ्रेंड्स यहाँ पे याद कर लीजिए, ये जो हमारा ओटी होता है, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट, ये हमारा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का पार्ट होता है, जबकि हमारी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस है ये हमारे इंटरनल होती है। क्योंकि देखिए हमारी कंपनी की क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, ये हम आपकी इंटरनल जो भी आपका मैनेजमेंट होगा आप उससे पता लगा सकते हैं कि आपका मैनेजमेंट बहुत पावरफुल है तो आपको पता है कि ये आपकी स्ट्रेंथ है, या फिर आपका जो मैनेजमेंट है वो पावरफुल नहीं है तो आपको पता है ये आपकी वीकनेस है। जबकि अपॉर्चुनिटी अपॉर्चुनिटी हमें बाहर से पता चलेगी कि हाँ हाँ मार्केट में ये चीज़ आई है लेकिन अभी तक आपके कॉम्पिटिटर ने ये मेथड अडॉप्ट नहीं किया या फिर ये टेक्नोलॉजी नहीं लेकर आए, तो वो क्या होगी आपके लिए अपॉर्चुनिटी। या फिर कोई नई टेक्नोलॉजी आई है वो आपकी कॉम्पिटिटर ने अडॉप्ट कर ली है, तो वो क्या हो गया आपके लिए थ्रेट हो गया। तो अपॉर्चुनिटी थ्रेट हम आपके एक्सटर्नल से पता चलती है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को देख के, और जो स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस होती है वो आपकी खुद के एनालिसिस से पता चलती है जो कि हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट से डिपेंड करती है, ठीक है। तो इतना आप याद रखिएगा, सॉर्ट हमारी दो एनवायरनमेंट से मिलकर बनती है, दो एनवायरनमेंट की स्टडी करेंगे तभी हमारी सॉर्ट एनालिसिस हो पाएगी, जैसे कि स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। फ्रेंड्स, आई होप ये जो भी मैंने आपको सॉर्ट के थ्रू समझाया है वो आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट आते हैं मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन। अब यहाँ पे मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन के बताना है कि ये किस तरह के प्रोडक्ट में डील करते हैं। ऑलवेज प्रोड्यूस प्राइमरी गुड्स, ऑलवेज प्रोड्यूस मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, प्रोड्यूस सर्विस, या फिर प्रोड्यूस प्राइमरी और मैन्युफैक्चर्ड। तो देखिए फ्रेंड्स, अब आपको पता है कि आज में टाइम जो ग्लोबल टाइम है उसमें क्या है, जो एमएनसी है, जो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस हैं वो
प्राइमरी के साथ साथ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स जो होते हैं उनमें डील करती हैं। इसलिए यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, में प्रोड्यूस प्राइमरी और मैन्युफैक्चर। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फोर्स इन द पॉटर 5 फोर्सेस मॉडल। अब इसमें जो पॉटर के 5 फोर्सेस मॉडल हैं उसमें यहाँ पे ये बताया गया है कि कौन सा फोर्स नहीं है, बायर, सप्लायर, कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स या फिर इंडस्ट्री राइवलरी। तो देखिए यहाँ पे इसके राइट आंसर की बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट, पोर्टर के 5 फोर्सेस में ये नहीं बताया जाता है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट है। तो देखिए एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, यानी कि इन तीन की बात कर रहा है और जो नहीं बात करता है वो है कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट। और यहाँ पे बात की जा रही है 5 फोर्सेस मॉडल की, तो आपको नीचे कमेंट सेक्शन में बताने हैं वो कौन कौन से हैं। फ्रेंड्स मैं आपको इसलिए बोलती हूँ कमेंट सेक्शन में बताने हैं क्योंकि इससे आपका रिवीजन होता है। अगर आपको नहीं पता होता है तो आप उसको सर्च करने की कोशिश करते हो, और अगर आपको पता होता है आप यहाँ लिखते हो तो आपका रिवीजन हो जाता है। नेक्स्ट आते हैं वैल्यू ड्राइवन कंपनीज है। अब जो वैल्यू ड्राइवन कंपनीज होती हैं वो किस तरह की कंपनीज होती हैं, यहाँ लिखा है श्योर टू बी सक्सेसफुल इन लॉन्ग रन, यानी कि लॉन्ग रन में सक्सेसफुल होती हैं। अनसक्सेसफुल एज दे आर नॉट मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट या फिर बिकम चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस। तो देखिए फ्रेंड्स वैल्यू ड्राइवन कंपनीज जो होती हैं, अगर हम बात करें तो इनमें से वैल्यू ड्राइवन कंपनी कोई भी नहीं है, ना ही लॉन्ग टर्म में सक्सेसफुल होती हैं, ना ही ये प्रॉफिट मैक्सिमाइज करेंगी तो वहाँ पे अनसक्सेसफुल होंगे, ना ही ये चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन की तरह काम करती हैं। इसलिए यहाँ पे नन ऑफ द अबव हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फर्म्स चूज अ फोकस स्ट्रेटजी टू सर्व द नीड्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। अब यहाँ पे बात की जा रही है कि जो फर्म है वो किस तरह की स्ट्रेटजी सर्व करती है नीड्स को देख के। ठीक है, बायर्स के ग्रुप की, डिफरेंट सेगमेंट ऑफ अ प्रोडक्ट लाइन को देखकर, डिफरेंशियल जोग्राफिकल मार्केट को देखकर, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स कोई भी फर्म अगर किसी भी तरह की स्ट्रेटजी पर फोकस करेगी जो भी नीड्स होती हैं उसको सर्व करने के लिए, तो सबसे पहले वो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये सारी ही चीज़ें वो देखेगी कि उसके बायर ग्रुप कौन सा है, उसके प्रोडक्ट लाइन का डिफरेंट सेगमेंट कौन सा है, कौन सा जोग्राफिकल मार्केट है जहाँ पे उसे अपने प्रोडक्ट को सेल करना है। तो ये सारे फैक्टर ही उसको ध्यान में रखने होंगे, तभी वो अपने प्रोडक्ट के लिए अच्छी सी स्ट्रेटजी बना सकती है। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट। अब हमें यह बताना है कि जो स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट होती है उसमें से इसकी कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक हैं। इट सर्व होमोजीनियस सेट ऑफ मार्केट, यानी कि ये होमोजीनियस नेचर के जो प्रोडक्ट होते हैं या मार्केट होते हैं उसमें अपनी डीलिंग करती है। इट सर्व यूनिक सेट ऑफ प्रोडक्ट, तो देखिए यहाँ पे होमोजीनियस है, यूनिक यानी कॉन्ट्राडिक्ट है, तो इनमें से कोई एक ही ठीक होगा। इट ओन्स रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इट्स ओन प्रॉफिटेबिलिटी, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हम देखें तो देखिए फ्रेंड्स ये यूनिक प्रोडक्ट भी सेल कर सकती है, होमोजीनियस सेट ऑफ मार्केट भी ला सकती है, और यहाँ पे ओन प्रॉफिटेबिलिटी के लिए ये रेस्पॉन्सिबिलिटी भी अपने खुद लेती है। तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। एक स्ट्रैटेजिक बिजनेस में ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं, यूनिक प्रोडक्ट होता है, होमोजीनियस मार्केट होते हैं इनके, और ये खुद की रेस्पॉन्सिबिलिटी बनाती हैं अपनी खुद की प्रॉफिटेबिलिटी के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ जेनेरिक स्ट्रैटेजी। अब हमें बताना है इसमें से कौन सी जेनेरिक स्ट्रैटेजी नहीं है। तो देखिए कॉस्ट लीडरशिप, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, कॉस्ट फोकस और ग्रुप फोकस। अगर हम जेनेरिक स्ट्रैटेजी की बात करें, जेनेरिक का मतलब होता है सिंपल या जनरल। तो देखिए फ्रेंड्स जेनेरिक में सबसे पहले देखते हैं कॉस्ट लीडरशिप को, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन को कि प्रोडक्ट किस किस तरह के हैं, ग्रुप फोकस को। जबकि कॉस्ट फोकस जो होता है वो हमारा जेनेरिक स्ट्रैटेजी का पार्ट नहीं होता है। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन सी जो होगा वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं अ रिट्रेंचमेंट स्ट्रैटेजी इज डिजाइन टू रिड्यूस। अब एक रिट्रेंचमेंट स्ट्रैटेजी जो होती है वो किस चीज़ को रिड्यूस करने के लिए डिज़ाइन की जाती है, टेक्निकल लॉसेस को, फाइनेंशियल लॉसेस को, द स्केल एंड स्कोप ऑफ बिजनेस ऑपरेशन को, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए फ्रेंड्स रिट्रेचमेंट स्ट्रैटेजी की बात करते हैं तो यहाँ पर रिट्रेचमेंट किसी भी चीज़ को लेकर हो सकता है, चाहे वो टेक्निकल लॉस हो रहा है तो उसको रिड्यूस करने की बात हो, फाइनेंशियल लॉस को रिड्यूस करने की बात हो, या फिर किसी भी बिजनेस ऑपरेशन में उसका स्कोप या स्केल को कम करने की बात हो। क्योंकि फ्रेंड्स रिट्रेचमेंट एक ऐसी स्ट्रैटेजी होती है इसमें कंपनी में किसी भी तरह का लॉस हो, किसी भी एस्पेक्ट से रिलेटेड, अगर
वो लॉस को रिड्यूस करना है तो हम डिटैचमेंट की स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन डी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर इसमें इन्होंने पूछा गया है कि एथिकल वैल्यूज आर ड्राइव फ्रॉम, जो यानी कि जो एथिकल वैल्यूज होते हैं वो हमारे किस चीज़ से ड्राइव होते हैं, कॉरपोरेट की फिलॉसफी से, ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर से, कॉरपोरेट ऑब्जेक्टिव से, या फिर रिलीजियस बुक से। तो फ्रेंड्स एथिकल वैल्यूज़ की बात करें तो देखिए एथिकल वैल्यूज़ जो होती हैं ये हमारे एथिकल वैल्यूज़ मोस्टली हम कॉरपोरेट के बेसिस पर देखते हैं कि उस कॉरपोरेट की फिलॉसफी क्या है। यहाँ पर कल्चर से कोई इसका लेना देना नहीं होता है, ना ही कंपनी के ऑब्जेक्टिव से इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। हम रिलीजियस बुक से भी हम एथिकल वैल्यूज़ नहीं ला सकते। रिलीजियस बुक से हम अपने अंदर कुछ चेंजेस कर सकते हैं हमारे मेंटलिटी को लेकर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर अगर हम एथिकल वैल्यूज़ की बात करें तो कॉर्पोरेट फिलॉसफी हमारे यहाँ पे सही टर्म होगा, जिसके थ्रू हम अपने एथिकल वैल्यूज़ बना सकते हैं कि ये हमारे वैल्यूज़ हैं, हम इसको लेके काम करेंगे। फिलॉसफी जो होती है उसको लेके यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर, ऑब्जेक्टिव्स, इसका कोई लेना देना नहीं है। चाहे कल्चर किसी को भी बिलोंग करते हों, चाहे कुछ भी ऑब्जेक्टिव, उनके एथिकल वैल्यूज़ उनकी फिलॉसफी पर डिपेंड करते हैं। इसलिए ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू बिजनेस एथिक्स। अब देखिए बिजनेस एथिक्स में यहाँ पे ये बताया गया है कौन कौन से रिलेटेड नहीं है। फर्स्ट है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस, तो ये भी एक बिजनेस एथिक्स की तरह काम करता है। फिर है एनवायरमेंटल एथिक्स, एनवायरमेंटल एथिक्स भी बिजनेस एथिक्स में आता है, क्योंकि जब कोई कंपनी बिजनेस करती है तो ये उसकी ड्यूटी हो जाती है, ये उसके एथिक्स में शामिल हो जाता है कि वो अपने एनवायरमेंट का भी ध्यान रखे, क्योंकि एनवायरमेंट सही होगा तब लोग सही रहेंगे और उसकी कंपनी भी सही से चलती रहेगी। क्योंकि ओवरऑल हम अपनी कंपनी तभी अच्छी चला सकते हैं जब हमारे आसपास के लोग सही होंगे। जब लोग सही नहीं होंगे तो हमारा प्रोडक्ट कौन खरीदेगा। इसलिए यहाँ पर एनवायरमेंटल जो भी इश्यूज हैं उसको देखना भी बिजनेस एथिक्स में ही इंक्लूड किया जाता है। फिर आता है इकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस, एथिकल कॉन्सिक्वेंसेस, इकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस भी बिजनेस एथिक्स का पार्ट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर नेक्स्ट है प्रॉफिटरिंग। यहाँ पे प्रॉफिटरिंग यहाँ पे नोट पूछा गया है, इसलिए प्रॉफिटरिंग नहीं होगा, क्योंकि फ्रेंड्स किसी भी कंपनी के लिए प्रॉफिट ज़्यादा कमाना कम कमाना ये बिजनेस एथिक्स का पार्ट नहीं होता है। ये उस पे उसकी खुद की मर्जी होती है कि वो कितना प्रॉफिट ऐड करे कितना नहीं करे, ये एथिक्स का पार्ट नहीं है। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टूल ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। अब हमें बताना है जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस होती है उसमें से कौन सा ये टूल नहीं है। फर्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम बात करें प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, अपॉइंटमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, कंपलसरी ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ टाइम बाउंड प्रमोशन ऑफ एम्प्लॉयज। तो देखिए फ्रेंड्स कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे टाइम बाउंड हम नहीं करेंगे प्रमोशन ऑफ एम्प्लॉयज़ का, कि किसी भी एम्प्लॉय का प्रमोशन इस टाइम बाउंडेशन के अंदर ही होगा या फिर ये उसकी रिस्ट्रिक्शंस है। तो इस तरह ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस का टूल नहीं है। हाँ, ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस का में मेन पर्पस ये होता है कि अपनी जो कंपनी होती है उसकी ट्रू पिक्चर शो करना। तो देखिए कंपलसरी ऑडिट होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, तो हमारी कंपनी की सही रिपोर्ट प्रेजेंट होगी। फिर है अपॉइंटमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट किया जाए जिससे कि ट्रू इन्फॉर्मेशन निकल कर आए, क्योंकि अगर आप जो डिपेंडेंट डायरेक्टर्स होंगे वो कभी भी कंपनी की या फिर कम बिजनेस की सही तरह से डिसीजन नहीं ले पाएंगे, सही तरह से रिपोर्ट नहीं दिखा पाएंगे, मतलब वो हमेशा कंपनी पे डिपेंडेंट रहेंगे तो कंपनी की जो बुराइयां होंगी उसको छुपाने की कोशिश करेंगे। फिर है प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करना भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस का ही पार्ट होता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें हेल्प करते हैं कंपनी की ट्रू पिक्चर दिखाने में, कंपनी को और ज़्यादा प्रोग्रेस करने में, और कंपनी को मतलब सब तरह से साउंड इफेक्ट प्रोवाइड करती हैं कंपनी को। जबकि अगर हम टाइम बाउंडेशन कर देंगे तो ये कंपनी के लिए सही नहीं होगा, क्योंकि अगर हम एम्प्लॉय के प्रमोशन की बाउंडेशन कर देंगे तो वहाँ पे वो सही तरह से काम नहीं कर पाएंगे, तो सही प्रोडक्ट नहीं निकल कर आ पाएगा। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
द बिजनेस कोड ऑफ कंडक्ट प्रोवाइड गाइडेंस टू मैनेजर्स एंड एम्प्लॉयज। अब जो बिजनेस का जो कोड ऑफ कंडक्ट होता है वो किस तरह के मैनेजर्स और एम्प्लॉयज को गाइडेंस प्रोवाइड करता है। व्हेन दे एनकाउंटर एन एथिकल डिलेमा, जब वो एनकाउंटर करें एथिकल डिलेमा को, फॉर इम्प्रूविंग देयर टेक्निकल स्किल्स, फॉर परस्यूइंग देयर बिजनेस गोल्स, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बिजनेस कोड ऑफ कंडक्ट की बात की जा रही है जो कि मैनेजर्स और एम्प्लॉयज को हेल्प करता है गाइडेंस करने में। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर ये एनकाउंटर करते हैं एथिकल डिलेमा को, ये भी बिल्कुल सही है। जो कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं हमारे, और ये हमारे टेक्निकल स्किल में भी इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं, ये हमारे बिजनेस गोल को परस्यू करने में हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, the strategic management process is the way in which strategies determine objectives and। अब ये strategic management कौन सी एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर strategies determine करते हैं objectives को एंड another दूसरी चीज को, वो क्या है। तो देखिए यहाँ पर दी जा रही है make planning, मेक कोऑर्डिनेशन, मेक स्ट्रैटेजिक डिसीजन, या फिर मेक कंट्रोलिंग। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए यहाँ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की बात आ रही है, ठीक है, और यहाँ पे स्ट्रैटेजिक डिटरमाइन ऑब्जेक्टिव्स है, तो स्ट्रैटेजिक डिसीजन की भी बात करेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन सी राइट है। अगर यहाँ पे स्ट्रैटेजिक नहीं दिया होता, ओनली मैनेजमेंट दिया होता, तो हम मेक प्लानिंग, मेक कोऑर्डिनेशन और मेक कंट्रोलिंग भी यहाँ पे हमारा सही ऑप्शन होते। लेकिन यहाँ पे पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी की बात की जा रही है, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की, इसलिए स्ट्रैटेजिक डिसीजन इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट एज डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स। अब स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट जो है वो एज अ डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस है जो कि हमारा इन्वॉल्व होता है, किस किस चीज़ों को इन्वॉल्व करता है। एंड ऑर्गेनाइजेशंस एंगेजिंग इन स्ट्रैटेजिक प्लानिंग एंड देन एक्टिंग ऑन दोज प्लान्स, यानी ऑर्गेनाइजेशन को एंगेज करता है स्ट्रैटेजिक प्लानिंग करने में, और फिर उन एक्टिंग मतलब एक्टिंग का मतलब यहाँ पे, और फिर वर्क करता है उन प्लान पर। नेक्स्ट है एन ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटी इन रेस्पेक्ट ऑफ फाइनेंस, यानी कि फाइनेंस के रेस्पेक्ट में ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटी होती है, यानी कि जितना फाइनेंस होगा उसके अकॉर्डिंग वो लोग वर्क करेंगे, एक्टिविटी करेंगे। फिर है एन अकाउंटिंग सिस्टम, यानी कि एक अकाउंटिंग सिस्टम वो अडॉप्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए इसके राइट आंसर की बात करें डिस्ट्रिक्टिव प्रोसेस में, तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एक ऐसा डिस्ट्रिक्टिव प्रोसेस है जिसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटेजिक प्लानिंग और एक्टिंग करता है उस पर। तो फ्रेंड्स आप याद रखिएगा, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की बात आ रही है तो कोई भी काम होगा उसमें स्ट्रैटेजिक वर्ड जरूर आएगा, जैसे कि यहाँ पे स्ट्रैटेजिक प्लानिंग एंड देन एक्टिंग ऑन दोज प्लान्स, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वैसे और पॉइंट भी सही है लेकिन यहाँ पे स्ट्रैटेजी से कोई उनका कनेक्शन नहीं लग रहा है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है स्ट्रैटेजी डील्स। अब जो स्ट्रैटेजी होती है वो हमारी किसके साथ डील करती है, प्रोडक्ट के साथ, डिमांड के साथ, चॉइस एंड डायरेक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, या ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए यहाँ पे स्ट्रैटेजी की बात करें तो फ्रेंड्स जब हम कोई भी स्ट्रैटेजी बनाते हैं तो वो स्ट्रैटेजी कभी भी हम डिमांड को लेके नहीं बनाते, प्रोडक्ट को लेके नहीं बनाते, हमेशा हम स्ट्रैटेजी बनाते हैं जो भी ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्शंस होते हैं और उसकी चॉइस होती है उसके अकॉर्डिंग। इसलिए यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आते हैं, strategic management is the set of decisions and actions in formulation and implementation of strategies designed to achieve the objectives of। यानी कि strategic management एक ऐसा set of decision है और एक वर्क करता है किसी भी strategy को implement करके उसको formulation करने में, और ये किस चीज के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में हेल्प करता है, मैनेजमेंट के, ऑर्गेनाइजेशन के, कस्टमर के, या फाइनेंस के। वेरी सिंपल इसका आंसर राइट है ऑप्शन ए, सॉरी बी, ऑर्गेनाइजेशन के, इसलिए ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं, डैश इज अ सेट ऑफ रूल्स एम्ड एट टेकिंग डिसीजन फॉर सब्सटेंस एंड ग्रोथ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इन अ गिवन एनवायरनमेंट। हमें बताना है कि ऐसी क्या चीज़ है जो कि सेट ऑफ रूल्स होती है जिसका एम होता है डिसीजन लेना और ऑर्गेनाइजेशन जो भी एनवायरनमेंट हमें दिया हुआ है उस एनवायरनमेंट में उस ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ करना। तो ये मार्केटिंग मैनेजमेंट का पार्ट है, प्रोडक्शन मैनेजमेंट, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, या फिर फाइनेंसिंग मैनेजमेंट। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं, एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग
तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। फ्रेंड्स, फाइनेंस मैनेजमेंट में फाइनेंस के रिगार्डिंग चीज़ें देखी जाती हैं कि हमें कहाँ से फंड रेज करना है, कहाँ कहाँ अपना फंड इन्वेस्ट करना है, जिससे कि हमारा जो फाइनेंस है हम उससे ज़्यादा प्रॉफिट या फिर बेनिफिट ले सकें। प्रोडक्शन मैनेजमेंट में ये देखा जाता है कि हम किस किस चीज़ में प्रोडक्शन करें, जिससे कि हमारा जो भी हम प्रोडक्शन कर रहे हैं उसमें पैसा लगा रहे हैं वो हमें उससे डबल हमें रिटर्न में मिल जाए। मार्केटिंग में हम मार्केट से रिलेटेड सारे मैनेजमेंट को देखते हैं, इसलिए यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन के एनवायरनमेंट से रिलेटेड ग्रोथ की बात की गई है और उस पर डिसीजन की बात कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट आएगा, क्योंकि ये पूरी स्ट्रैटेजिक का पार्ट होती है कि हमें किस तरह से क्या सारी चीज़ें करनी है। ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट आते हैं फ्रेंड्स, आज की वीडियो के लिए लास्ट क्वेश्चन रखेंगे। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स, अब जो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट है उसमें क्या क्या चीज़ों को इन्वॉल्व किया जाता है? द डिटर्मिनेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस मिशन एंड विजन, डिटरमाइनिंग स्ट्रैटेजिक पॉलिसीज, टेकिंग स्ट्रैटेजिक प्लानिंग एंड डिसीजन, या फिर ऑल ऑफ द अबव। देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था कि जब भी हम स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की बात करेंगे तो जब भी आप कोई भी उसका स्टेटमेंट पढ़ें तो वहाँ पे स्ट्रैटेजी वर्ड जरूर आएगा, यानी कि कोई भी काम जब हम स्ट्रैटेजी को लेकर करते हैं तो हमारा स्ट्रैटेजी मैनेजमेंट का पार्ट बन जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर बात की जा रही है डिटरमाइनिंग स्ट्रैटेजिक पॉलिसीज, यानी कि जो स्ट्रैटेजिक पॉलिसी है उसको डिटरमाइन करना, तो यानी बी ऑप्शन सही है। फिर आ रहा है टेकिंग स्ट्रैटेजिक प्लानिंग एंड डिसीजन, ये भी हमारा सही है क्योंकि स्ट्रैटेजिक प्लानिंग एंड डिसीजन की बात की जा रही है। तो जब दो सही है तो ऑफकोर्स हमारा यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा। फर्स्ट और देख लेते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन मिशन एंड विजन। तो फ्रेंड्स, ऑर्गेनाइजेशन के मिशन एंड विजन की बात की जा रही है, तो इसमें हिडन है स्ट्रैटेजी की बात की जा रही है, इसलिए ऑप्शन ए भी करेक्ट है, इसलिए ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो आज की पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो ज़रूर बताइए। आप मुझे मेरे सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं और अपनी क्वेरी को वहाँ भी पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं आपसे हम और भी अच्छी वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।